नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है मोड ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे। जब जुड़ते हैं तो एक इस तरह जुड़ते हैं। उसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है एडिशन पॉलीमर। और जो सेकेंड टाइप आता है वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। मोड ऑफ अटैचमेंट में आप ये फ़र्क देखेंगे, जिसके कुछ एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब में पाई बॉन्डिंग होती है, और पाई बॉन्डिंग जो वीक बॉन्डिंग होती है वो तोड़ के जब आपस में जुड़ते हैं तब उसे एडिशन कहते हैं। और जब कोई पाई बॉन्डिंग नहीं होती तो कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप को हटा के जुड़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे कि हमने इनके लिए कहा कि ये मिलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिनमें पाई बॉन्डिंग होती है। दूसरी खासियत, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें जुड़ने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को रिमूव नहीं करना पड़ता है, तो दे फॉर्म विदाउट रिमूवल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक बोले, डू नॉट चेंज इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। डू नॉट चेंज देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब ये बनते हैं तो जो बनने वाला पॉलीमर होता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता। एम्पेरिकल फॉर्मूला रेशियो बताता है। एम्पेरिकल फॉर्मूले का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे, जो बता रहा है कि ग्लूकोज में एक्चुअली एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। मगर यदि मैं इसका ये फॉर्मूला लिखूँ जो मुझे ये तो नहीं बता रहा कि इसमें कितना रेशियो किसका है, पर ये ज़रूर बता रहा है कि जितने अंदर कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 अगर कार्बन तो 6 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जो है इसके डबल है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब किस रेशो में एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, कितने गुना कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल देखते हैं इसे समझने के लिए। तो एडिशन पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है हम देख रहे हैं पॉलीप्रोपिलीन। हमने इससे पहले पॉलीथीन बनाया था, पॉलीथीन क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे, और इसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन क्योंकि इसको बनाने वाले मोनोमर में 2 नहीं 3 कार्बन है। ये जब 3 कार्बन वाला प्रोपीन जुड़कर पॉलीमर बनाएगा, ये रिएक्शन में एक सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है जो पहले भी फिगला नाटा कैटलिस में यूज़ किया जा चुका है, दैट इज ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम। साथ में नॉर्मल हेक्सेन इसमें लिया जाता है जिसके प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस होती है क्योंकि इसके पास में पाई बॉन्ड है, डेफिनेटली वो पाई बॉन्ड तोड़ देगा, और जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इस फर्स्ट कार्बन की सेकंड कार्बन की टूटेगी। पुराने वाले एग्जांपल से देखें तो इसे विनाइल ग्रुप कह सकते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है कार्बन सिंगल बॉन्ड C1 डबल बॉन्ड CH2 से एक्राइल वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है
यहाँ ये नाम नहीं दिया हमने, एक नाम प्रोपीन नाम दिया है, इसको यूज़ नहीं किया। और ये जब बनेगा तो ये देखेंगे तो ये वैलेंसी खाली हो गई इस कार्बन की, इसमें नीचे एक CH3 अटैच है, डबल सिंगल बॉन्ड CH2। और क्योंकि यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड पॉलीप्रोपिलीन। ये पॉलीप्रोपिलीन में हम यही फ़र्क देख रहे हैं कि वहाँ जहाँ इथीन में 2 कार्बन थे या 3 कार्बन है, थोड़ी सी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो थोड़ी सी कह सकते हैं चेंज होती है। बाकी ये भी जैसे हमने वहाँ देखा था वो केमिकली इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये भी केमिकली इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट होते हैं। इसे हम लो डेंसिटी पॉलीथीन से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। वजह ये है क्योंकि यहाँ पे इसमें ब्रांच निकली जो थोड़ी सी इसकी डेंसिटी बढ़ा देगी, कम कर देगी, सॉरी, क्योंकि ब्रांच साइड में निकली हुई है जो पैकिंग एफिशिएंसी कम कर देगी, पर थोड़ी सी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि हम इसके जो एप्लीकेशन है उसके कंपेयर में देख सकते हैं। उसके एप्लीकेशन याद कीजिए तो बैग्स बनाने में, बॉटल, टॉयज़, पाइप्स और वायरिंग में यूज़ किया जाता है, वैसे इसको भी यूज़ किया जाता है। और मगर रोप भी बनाई जा सकती है इससे, तो इसे रोप बनाने में, कारपेट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इससे, टॉयज़ भी इससे बनाए जाते हैं जिससे हम पॉलीथीन से टॉयज़ भी बनाए थे हमने। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ये यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहेंगे जिसमें ये काम लिया जा सकता है, और मेडिकल इक्विपमेंट में भी ये काम आता है। ये जो है एडिशन की कैटेगरी में है क्योंकि एडिशन के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से फुलफिल कर रहा है, जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्डिंग है, फॉर्म विदाउट एनी रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ, और मॉलिक्यूल रिमूव होने से नहीं होने का जो रेशो था वो पहले जैसा ही बना हुआ है। नंबर्स चेंज हो गया, ऑब्वियसली बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो मॉलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो गया, पर रेशो में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इससे पहले पढ़े गए पॉलीमर से कोरिलेट करें तो हमने जो पहला क्लासिफिकेशन देखा था होमो और को, इसमें ही होमो की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें एक ही मोनोमर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने देखा था क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग सिंथेटिक की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें जो प्रिपरेशन है पूरी तरह सिंथेटिक है, नेचुरली इसे कहीं से नहीं मिलाया गया। और यहाँ पे एक थर्ड वैरायटी देखी हमने कि एडिशन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसे जोड़ते वक्त किसी भी मॉलिक्यूल का रिमूवल हमने नहीं देखा है। इसका जो सेकंड टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर, अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे थोड़ी अपोजिट है, जैसे कि पहला, इसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड ना होकर इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई पाई बॉन्डिंग नहीं होती जिसे तोड़कर मोनोमर अपनी वैलेंसी फ्री कर सके, जिससे वो दूसरे मोनोमर से जुड़ सके। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके रिमूवल से वैलेंसी खाली होती है। सेकेंड, ये जो फंक्शनल ग्रुप रिमूव होते हैं ये अलग अलग फॉर्म में, कभी आप देखेंगे वाटर, कभी HCl, कभी अल्कोहल, ये अलग अलग रूप में निकल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है रिमूव होते हुए देखते हैं हम। रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लाइक अल्कोहल, वाटर, HCl एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। इसको हम पहले बड़े एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब हमने टेरिलीन या डेक्रोन बनाया था तो ईस्टर फॉर्मेशन में जब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई थी तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, और ये कहा था कि हम टेरेथैलिक एसिड का मिथाइल ईस्टर यूज़ करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल निकलेगा। तो वो जो है कंडेंसेशन का एग्जाम्पल था क्योंकि उसमें छोटा सा मॉलिक्यूल जो है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहे थे।
तीसरा चेंज इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा, और वो बहुत ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि हमने अभी देखा एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है कि मोनोमर में जो एलिमेंट्स थे उनका रेशो क्या बना हुआ है कि नहीं, और अगर मोनोमर में एग्जिस्टिंग कुछ एलिमेंट्स निकल के जा रहे हैं तो जो रेशो पहले था वो नहीं हो सकता। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे डेफिनेटली जिनका नंबर कम हो गया तो उनका रेशो भी पहले से कम हो गया होगा। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल है नायलॉन 66। इसे कई बार नायलॉन 66 भी बोल दिया जाता है, और ये कंडेंसेशन की कैटेगरी में तो आएगा ही, क्योंकि हम इसके फॉर्मेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स को रिमूव होते हुए दिखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को। इसके अलावा ये जो है पॉलीअमाइड भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अमाइड बॉन्डिंग जो है वो रिपीट होगी CONH ग्रुप, और इसे हम कोपॉलीमर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कोपॉलीमर को बनाने के लिए हमें दो मोनोमर्स, अलग अलग तरह के मोनोमर्स लगेंगे। एक तरफ हम एक एडिपिक एसिड नाम का लेंगे कंपाउंड, दूसरी तरफ हेक्सामिथिलीन डायमीन, तो दो मोनोमर से बना है, इसे कोपॉलीमर कहेंगे। और ये सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में भी आएगा, क्योंकि इसे टोटली सिंथेटिकली बनाया जा सकता है। और हम जैसे जैसे आगे नए एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, पुराने जो क्लासिफिकेशन है उनमें भी इंक्लूड करने की कोशिश करना है कि उनमें अगर हम स्टडी करते थे किस कैटेगरी को बिलोंग करता। नायलॉन 66, इसका नाम 66 इसलिए है क्योंकि इसमें जो दो मोनोमर यूज़ किए जाते हैं उन दोनों में ही 6 कार्बन है। पहला जो मोनोमर यूज़ कर रही हूँ है हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन CH2 कहा जाता है। हमने कुछ कॉमन नेमिंग देखी है, CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल कहा जाता है, और हर जगह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C जो है उसके लिए क्राइल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हेक्सामिथिलीन। डायमीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक NH2 आगे जुड़ा है और एक NH2 पीछे जुड़ा है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो इसे जोड़ने में मदद करेंगे। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया हमने, और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हम एडिपिक एसिड लेंगे सेकेंड पार्ट। इस एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, 6 में से 2 कार्बोक्सिलिक के रूप में, तो ये 4 बचे COH। इसके भी इन मॉलिक्यूल लेंगे, और जब हम इसे बॉन्डेड करेंगे तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये प्रोसेस कराई जाती है। और जब मॉलिक्यूल्स जोड़ने में जो इसकी मदद करेंगे वो ये होंगे कि अगर मैं इसका ये पार्ट इस तरह लिख दूँ तो ये बता रहा है इसमें से हाइड्रोजन पोर्शन जाएगा, और यदि मैं इस कार्बोक्सिलिक का पार्ट ऐसे लिख दूँ तो ये बता रहा है इस रिमूवर में कि H देगा और ये OH देगा। इस तरह इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, और आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जो बचेगा वो NHCO होगा, जिसे अमाइड बॉन्ड कहते हैं। और बार बार रिपीट होगा, पॉलीमर है तो, क्योंकि बार बार ऐसे बॉन्ड होंगे, वैसे पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं। जैसे हमने ईस्टर में पॉलीस्टर कह दिया था कि बार बार रिपीट हो रहा था। कंडेंसेशन इसलिए कह रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में रिमूव हुआ, और एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन जितने थे पहले अमीन्स के पास उससे कम हो गए तो रेशो कम हो जाएगा। वैसे ही OH कार्बोक्सिलिक के पास भी जो H थे वो भी कम हो गए, जो ऑक्सीजन थे उसके पास वो भी कम हो गए। तो इस तरह ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही दो जोड़ के हमको डायमर बनाना, वो तो पॉलीमर बनाना है। तो ये भी वैलेंसी खाली होगी क्योंकि इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जिससे वो आगे आने वाले कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल से जुड़ सके। वैसे वहाँ से OH रिमूव हो जाएगा जिससे वो आने वाले अमीन ग्रुप से जुड़ सके। तो इस तरह बैलेंस ही खाली दिखाएंगे। इसके फॉर्मेशन के दौरान हमने कहा सपोज XH2 मॉलिक्यूल्स निकले, टोटल बन गया ये तब, तो यहाँ पर जो है वो HN, यहाँ पे आ गया CH2, हेक्सामिथिलीन 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, अगेन NH, ये अमाइड बॉन्ड उसे जोड़ने में मदद कर रहा है, 4 मिथिलीन ग्रुप है, ये हो गया CO और ये हो गई बॉन्डिंग खाली। नायलॉन 66 कहते हैं।
क्योंकि दोनों जो मोनोमर यूज़ हो रहे हैं उनमें 6 कार्बन है। जब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में बनाया जाता है तो मोल्टन स्टेट में ये बनता है। इसे ठंडा करके इससे फाइबर भी बनाया जा सकता है, और ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, अच्छी खासी पैकिंग होती है इनमें, इससे इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। फाइबर हैं, आप कितनी भी स्ट्रेंथ लगा के नहीं खींचो, ये आराम से खींच जाते हैं, टूटते नहीं हैं, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऐसे क्लोजली और डेंसली पैक्ड जो होते हैं फाइबर्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, पर ऑब्वियसली इनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते, और वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी भी नहीं होती। नायलॉन की सबसे ज़्यादा कॉमन रोप होती है, आप याद कर सकते हैं, वो पानी में नहीं घुलती है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और ये जो अच्छी पैकिंग है वो इन्हें हाई डेंसिटी प्रोवाइड कर देगी। और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इनका। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रोप्स जो होती है काफ़ी स्ट्रेंथ होती है उनमें, आराम से खींच जा, आप उनको कितना भी वजन से खींच सकते हैं, टूटती नहीं है। इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी अलग अलग बात है। इलास्टिसिटी मतलब खींच के लंबा हो जाना है, लंबी नहीं होगी, और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब आप कितना भी जोर लगा के खींचे आराम से फूटेंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इनका। मगर यदि बात करें इनमें कम क्या है, तो लो इलास्टिसिटी, लो सॉल्युबिलिटी, पानी में नहीं घुलती। कमर्शियली एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस नायलॉन 66 एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले ज़्यादा क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, और एक नाम इसमें और लिखना चाहती हूँ, फाइबर। और इसके पहले जो 2 कैटेगरी बनाई थी उससे कोरिलेट करना चाहती हूँ। पीवीसी के दौरान हमने एक शब्द देखा था, थर्मोप्लास्टिक, जिनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि इन्हें गर्म करेंगे तो पिघल जाएंगे, और इन्हें आप मोल्ड में डाल के वापस ठंडा करके सॉलिडिफाई कर सकते हैं, और ये प्रोसेस कई बार रिपीट की जा सकती है। और ये अपने मिलते जुलते नाम थर्मोसेटिंग से इस तरह फ़र्क होते हैं। थर्मोसेटिक का एग्जांपल होता है जो सबसे कॉमन है बैकेलाइट, उनको अगर आप एक बार सेमी सॉलिड स्टेट में ठंडा कर दें तो ये इनफ्यूजिबल हो जाते हैं, वापस गर्म करने पे पिघलते नहीं है। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में फ़र्क इसलिए आता है कि थर्मोप्लास्टिक में जब बहुत क्रॉस लिंक नहीं होती है, सिर्फ ब्रांचेज होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक होती है। तो एक थर्ड वैरायटी उसी ग्रुप में आती है फाइबर। फाइबर से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए इन्हें फाइबर्स कहा जाता है। और ये जो फाइबर्स होते हैं उनकी ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो NH CO बॉन्डिंग है, अगर इसके सामने कोई ऐसी ही दूसरी चेन आएगी फाइबर के रूप में, और अगर इस तरफ उसमें CO बॉन्ड निकला होगा और इसमें अगर NH बॉन्ड निकला होगा, तो इनके बीच में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी हो सकता है। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के लिए एग्जांपल जो हमने कल देखा था वो स्टेरिली वो सुटेबल है। उनमें जो है पॉलीस्टर्स बॉन्ड जो होते हैं, तो एक पॉलीस्टर में कार्बोनाइल बॉन्ड और दूसरी जो लेयर आएगी कार्बोनाइल की, उनके बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। वो भी फाइबर की कैटेगरी थी। तो इसके यूजेस देखना चाहते हैं हम। कारपेट बनाने के काम आता है ये, जैसे हमने पॉलीप्रोपिलीन का एप्लीकेशन देखा था। ब्रशेस जो होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। जो हार्ड ब्रशेस आते हैं जो टॉयलेट साफ़ करने या इवन कारपेट साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें नायलॉन यूज़ किया जाता है। रोप बनाने के काम आता है। इसके अलावा पैराशूट जो होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो जो हमने आज एग्जाम्पल देखा उसको हम बाकी एग्जाम्पल से कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो फिलहाल हम इसको कंडेंसेशन की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडिशन से इस तरह अलग है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इसमें पाई बॉन्डिंग थी जिसको तोड़ के वो जुड़ा था। इससे फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग होकर उसे जोड़ने में मदद करें। छोटे से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो छोटे से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं
उनके कारण नंबर्स जो है वो कम हो जाते हैं। और इससे पहली बड़ी कैटेगरी में कोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। ये सिंथेटिक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसे टोटली सिंथेटिकली बनाया गया है। इसे पॉलिस्टर जैसे टर्लिन को नाम दिया था, इसे पॉलीअमाइड कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेज बार बार रिपीट हो रहा है। और हमने एक कैटेगरी देखी थी कि एक कैटेगरी में थर्मोप्लास्टिक आते हैं, एक थर्मोसेटिंग आते हैं, हमने एक वैरायटी और देख ली फाइबर। ये तीनों एक ही क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट्स हैं जो आगे डिस्कशन किए जाएंगे। तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। थर्मोप्लास्टिक जो पीवीसी के अंदर पड़ा था, वो जो पिघल जाता है और वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं बार बार। फिर थर्मोसेटिंग का एक एग्जांपल आगे जाके पढ़ेंगे, बैकेलाइट, जो एक बार सेमी सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाई हो जाता है वापस लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता। ये फाइबर की कैटेगरी में है, जो आसानी से पैक हो जाते हैं। फाइबर की कैटेगरी में एक और आता है इससे पहले बनने वाला टेरिलीन। दोनों में ही ये प्रॉपर्टी होती है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो इलास्टिसिटी, लो सॉल्युबिलिटी। फर्क ये है, पॉलिस्टर में जहाँ डायपोल अट्रैक्शन काम करता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में पहला जो टाइप आता है उसे लीनियर कहा जाता है। दूसरा जो टाइप होता है उसे ब्रांच कहा जाता है। जो नेक्स्ट टाइप आएगा उसे क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। और ये अलग अलग नाम इसलिए दिए गए क्योंकि आप पाएंगे कि इन तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। पहला, यदि हम लीनियर को डिस्कस करें तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है जैसा कि हमने फाइबर में देखा था। इसमें इस तरह की लॉन्ग चेन्स होती हैं, और क्योंकि इनमें लॉन्ग चेन्स होती हैं आसानी से एक दूसरे के साथ पैक हो जाती हैं। और ये पैकिंग जो है ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी जो है बढ़ा देगी। इस तरह के लीनियर स्ट्रक्चर के हमने देखी थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ये लीनियर स्ट्रक्चर के कारण ये बहुत अच्छे से पैक हो पाते हैं, जिससे ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग पॉइंट ये सारी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जो एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं उनमें से हम इसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो हमने पढ़ा था वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह के लीनियर स्ट्रक्चर थे जो आपस में पैक थे। जो हमने टेरिलीन पढ़ा था वो इस कैटेगरी में आता है। टेरिलीन के एक और नाम ने दिया था, इसको टेक्रोन भी कहते हैं। इसके बाद हमने होमो और कोपॉली के बाद नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स देखे थे। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में जो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे उसमें जो एग्जांपल था वो पॉलीप्रोपिलीन था, वो उस कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि उसमें ब्रांच निकली हुई थी। इसके अलावा हमने जो PMMA पढ़ा है वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि उसमें भी ब्रांचिंग थी, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो लीनियर होना ज़रूरी है। तो अभी हमने जो नायलॉन 66 देखा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि उसमें भी लीनियर चेन थी, और हम इसे एक और एग्जांपल समझेंगे।
टेफ्लॉन, इसे पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया लीनियर का। पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो लीनियर का एग्जाम्पल है। जैसे पीवीसी एक बहुत कॉमन नेम है, वैसे ही बहुत कॉमन नेम है जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स में यूज़ किया जाता है। इसे पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन भी कहते हैं। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उससे हमें क्लियर हो जाएगा इसको ये नाम क्यों दिया जाता है। शॉर्ट में इसे PTFE भी कहते हैं। इससे बड़ा है P, ये T, ये F और ये E। इसका मोनोमर इथीन से बना हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसके चारों हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे उसको टेट्राफ्लोरो कहते हैं। जैसे इसका ये मोनोमर CF2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके जो चारों हाइड्रोजन है उनको फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। इसके एंड मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं बॉन्डिंग करने के लिए, और इसे जो रिएक्शन कराई जाती है वो एक कंपाउंड अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फेट NH4 वोल्टॉइस S2 O8 अमोनियम परऑक्सी डाइसल्फेट कहते हैं। हासिल होता है H2SO8 मार्शल एसिड, ये उसी का डेरिवेटिव है जिसमें दो हाइड्रोजन को हटा के दो अमोनियम यूज़ किया गया, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। तो हमने कैटेगरी लिखी थी एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में पाई बॉन्डिंग होती है तो डेफिनेटली वीक पाई बॉन्ड को वो तोड़ के जुड़ना पसंद करता है, तो ये पाई बॉन्डिंग जो कि वीक है वो टूट जाएगी। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 ये आपस में स्तर जुड़ जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे पॉली टेट्रा फ्लोरो। ये जो है एक और वैरायटी आती है इसकी जो यूज़ की जाती है, जिसमें 3 फ्लोरीन ले लिए जाते हैं और 1 क्लोरीन ले लिया जाता है मोनोमर के रूप में। उस केस में इसका नाम हो जाता है मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन। एक और है इसकी जगह जो यूज़ किया जा सकता है अल्टरनेट चॉइस, पर ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तो यही है PET ही है, नायलॉन 66 टेरिलीन या डेक्रॉन, PMMA प्लेक्सीग्लास ल्यूसाइड पर्सपेस या एक्रेलेट। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से हैं, और उनमें से नायलॉन 66 PVC टेफ्लॉन जो डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस में भी आता है। और इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, जिसकी प्रॉपर्टीज़ में खासियत ये आती है, इट इज़ केमिकली एंड थर्मली रेजिस्टेंट। केमिकल्स का आसानी से फर्क नहीं पड़ता, थर्मली रेजिस्टेंट नहीं होता, और जो एक इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन है कि इसे नॉनस्टिक कुकवेयर्स में यूज़ किया जाता है। ये प्रॉपर्टी होनी भी ज़रूरी, क्योंकि नॉनस्टिक का मतलब होता है कि इस पर आग का असर नहीं होता है और ये हीट को कंडक्ट करेगा मगर जलेगा नहीं, तो आप वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा केमिकली कई बार खाने में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कांटेक्ट में आकर पॉइजन बना लेते हैं। जैसे कि जब भी कोई चीज़ जिसमें सिट्रिक एसिड या टाइट्रिक एसिड है तो उसे कॉपर के यूटेंसिल्स में यूज़ करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करके पॉइजन सब्सटेंस बना देते हैं। तो इस तरह इसमें केमिकल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों इसकी जो प्रॉपर्टी है इसे मदद करती हैं यूटेंसिल्स में, मगर इसके अलावा भी इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसे नॉन स्टिक कुकवेयर्स में तो यूज़ किया ही जाता है। इसके अलावा इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और जो कुकर्स में गास्केट्स होती हैं कलर की लगाई जाती है, वो बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें इससे पहले बढ़ने वाली कैटेगरीज में, तो इसे होमोपॉलीमर कहेंगे, क्योंकि एक ही तरह का मोनोमर इसमें यूज़ किया गया है। ये टोटली सिंथेटिक पॉलीमर है, क्योंकि इसे पूरी तरह बनाया जाता है, नेचर में हमको नहीं मिलता है। फिर ये एडिशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसको जोड़ते वक्त जो है वो पाई बॉन्डिंग के थ्रू इसको जोड़ा गया, तो कोई इसमें से मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं हुआ। ये लीनियर का एग्जांपल है, क्योंकि लीनियर फाइबर्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस नहीं है, तो हम इसे फाइबर की कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे। और थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग भी नहीं होता, क्योंकि इसे बार बार मेल्ट करके चेंज नहीं किया जा सकता है।